हर रोज सुबह होती है और रात भी होती है। 24 घंटे उजाला क्यों नहीं रहता? प्रकृति का नियम है, दिन के बाद रात भी आती है। ठीक उसी तरह जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। ना ही अच्छे समय पर घमंड करना चाहिए, ना ही बुरे समय पर निराश होना चाहिए। अपने कर्म अच्छे होने चाहिए और बाकी समय पर छोड़ देना चाहिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से, धीरज से काम लीजिए। यही सच है कि सब्र ही दुख की घड़ी से उबार सकता है। इसलिए अपनी कोशिशों में, अपने प्रयासों में कमी कभी मत रखिए। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। कहते हैं ठान लिया जाए तो हर मुश्किल आसान होती है। यह भी कहा जाता है कि इंसान को उतना ही मिलता है जितना भाग्य में लिखा होता है। लेकिन परिश्रम और कड़ी मेहनत से असंभव को भी संभव किया जा सकता है और हाथों की लकीरों के साथ भाग्य को भी बदला जा सकता है। हम बात कर रहे हैं चाय बनाने वाले एक शख्स की, जो अपनी मेहनत के दम पर चाय बनाते बनाते एक साहित्यकार बन गया। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। मुश्किलें बेइंतहा थी, लेकिन जज्बा बेमिसाल था। मिलिए अपनी धुन के धनी साहित्यकार लक्ष्मण राव से। मेरा सपना है शेक्सपियर बनने का और मैं शेक्सपियर बन के दिखाऊंगा। 40 साल की उम्र में मैंने 12वीं पास की है। 50 साल की उम्र में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया है और 63 वर्ष में मैंने इग्नू से एमए किया हिंदी में। एक चाय वाला जिसकी चाय में खौलता है साहित्य, उबलती है लेखनी। 64 साल की उम्र में हिंदी साहित्य से मास्टर की डिग्री हासिल करने वाला झुर्रियों से भरा ये चेहरा बिल्कुल किसी आम सी चाय वाले जैसा ही है। लेकिन इस चेहरे की एक और पहचान है, जो इस शख्स की उम्र भर की गाढ़ी कमाई का पुरजोर दस्तावेज है। ये है कलम के सिपाही, साहित्य और लेखनी की दुनिया के दमदार हस्ताक्षर। मिलिए 30 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुके चाय वाले साहित्यकार से। एक चाय वाले से साहित्यकार तक का सफर क्या सचमुच इतना आसान था? जानते हैं खुद साहित्यकार लक्ष्मण राव जी से। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम लक्ष्मण राव है और मैं चाय वाला भी हूँ और साहित्यकार भी हूँ। अमरावती से दिल्ली तक का ये सफर इतना आसान नहीं था। लक्ष्मण राव की हसरतों की उड़ान आसमान में कुछ नया लिखने को बेताब थी। जैसे कि मैं दिल्ली में आया था, गुलशन नंदा जी बनने आया था, तो मैंने चाय भी बेची है, पान बीड़ी सिगरेट भी बेचा है और भवनों पे मजदूरी की है और ढाबों पे बर्तन भी साफ किए। लेकिन मेरे दिल में जो जगह थी वो थी एक लेखक बनने की, वो मैंने बन के दिखाया। एक पढ़ा लिखा व्यवहार कुशल इंसान जिसने 70 के दशक में इस दिल्ली को बनते और बदलते देखा है। उसके अनुभव की कई कहानियां लोग चाय की चुस्कियों के साथ सुनते हैं, लेकिन सबको इंतजार रहता है ये जानने का कि कैसे चाय बनाते बनाते इतनी किताबें लिख गए। जब मैं पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए गया था प्रकाशक के पास, तो मुझे प्रकाशक ने गेट आउट कहा। तो मुझे लगा कि मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तब तो 6,000 रुपये मेरे पास थे और 6,000 में 75 गज का मकान भी मिल रहा था। लेकिन मैंने मकान नहीं लिया और पहली किताब नई दुनिया की नई कहानी प्रकाशित की। लक्ष्मण राव ने जिद के आगे जीत है कि हौसले को जिंदा रखा। उनकी मेहनत और धैर्य के चलते उन्हें अपनी किताब का प्रकाशक मिल गया। राव की पहली किताब नई दुनिया की नई कहानियां 1979 में आई। लक्ष्मण राव की दूसरी किताब प्रधानमंत्री साल 1984 में छपी। इनकी सबसे चर्चित किताब रामदास को साल 2003 में इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती अवार्ड मिला। लक्ष्मण राव को राष्ट्रपति अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले। पुरस्कार ये लेखक को बनाता नहीं, लेखक को बनाता है उसका साहित्य, और मुझे मेरा साहित्य ही बना रहा है। मौजूदा वक्त में इनकी किताबें अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पर भी मिल रही हैं। उनकी किताबों का अंग्रेजी अनुवाद भी हो रहा है। उन्होंने चाय बेचने की जगह पर अपनी किताबों का एक स्टॉल भी लगाया है। लक्ष्मण राव की संघर्ष गाथा अनुभवों की पन्नों और मेहनत की तहरीरों से बुनी है। मीठी जुबान, नफासत भरा अंदाज और आदर्श विचारों की
खुद अपने आप में एक किताब हैं, लक्ष्मण राव। कोविड के मामले कई जगह लगातार बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में ही होम आइसोलेशन से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में क्या है कोविड को लेकर फिलहाल एबीसी, किस तरह की गाइडलाइंस हैं, क्या करें क्या ना करें, क्या सच है क्या भ्रम है, तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नंदिनी शर्मा हैं जो कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर हैं। हम फिलहाल उनसे बात करेंगे। डॉक्टर नंदिनी शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें संसद टीवी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहला सवाल यही है जो हर एक के मन में है, क्या तीसरी लहर आ चुकी है? जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, इसे तीसरी लहर तो कहा जा सकता है और जाहिर है कि सारी दुनिया में ही चल रही है तीसरी लहर और दिल्ली में तो खैर इससे भी ज़्यादा आ चुकी हैं लहरें, लेकिन ये नेशन वाइड शायद तीसरी लहर कही जा सकती है। ठीक है। और अगर ये तीसरी लहर है और जैसा आप कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ पुख्ता तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता, और इसे लेकर सबसे अहम जो दूसरा सवाल है वो सबके मन में ये है कि क्या ये दौर जो कोविड का है वो खतरनाक है? अगर हाँ तो कितना खतरनाक हो सकता है? जितना दूसरा दौर खतरनाक था उतना नहीं है और पहला दौर जितना था उतना भी नहीं है। पहला दौर खतरनाक इसलिए था क्योंकि उस समय हमें पता ही नहीं था कुछ भी बीमारी के बारे में। जैसे स्टेरॉइड जो लाइफ सेविंग थे वो भी पता नहीं लगा था काफी देर तक, और उसके बाद जो दूसरी लहर आई वो डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक था कि उसने एकदम फेफड़े को अटैक किया और बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। लेकिन इस बार इतना ज्यादा खतरनाक होने का अंदेशा नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक तो वैक्सीनेशन की जो हमने की है, ऑलमोस्ट दिल्ली में तो 90% से ऊपर ही हो चुकी है वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज, और सेकंड भी काफी अच्छी हो गई है, और बाकी देश में भी 91 एंड 60% से ऊपर चल रही है फर्स्ट एंड सेकंड डोज। तो कंप्लीट इम्यूनाइजेशन मतलब 60% से ऊपर चल रही है। तो एक तो ये कारण। दूसरा, जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ जो दूसरी वेव में जब डेल्टा से इन्फेक्शन हुआ, जिसका सीरो प्रेवलेंस जो हमने स्टडी की जनवरी में मार्च में, जिससे ये पता लगा दैट जो 90 से 97% पॉपुलेशन अफेक्ट हो चुकी थी। तो इतना ज्यादा जब नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है तो इम्यूनिटी काफी ज्यादा लोगों में आ चुकी है, नेचुरल इम्यूनिटी, और वैक्सीनेशन से भी इम्यूनिटी है। तो खतरनाक इसलिए नहीं हो सकता ज्यादा क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करेगी, चाहे कितना भी वेरिएशन हो, कितने भी म्यूटेशन हो, ये इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करेगी, खतरनाक बीमारी से बचाएगी हमें। और इसलिए हॉस्पिटलाइजेशंस और ऑक्सीजन की डिमांड जो हमने पहले देखी और इतनी सारी लोगों को खोया हमने, वो इस बारी ऐसा होने का अंदेशा नहीं है। ठीक है। डॉक्टर नंदिनी शर्मा, जैसे आपने कहा कि इम्यूनिटी जो है वैक्सीनेशन के बाद वो बचाएगी, इसे लेकर लेकिन लोग, आपको लग रहा है क्या थोड़ा लापरवाह हो गए हैं? खासकर जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है उनके मन में ये भ्रम है कि नहीं अब उन्हें कोविड हो ही नहीं सकता, या फिर वो कोविड के लिए एक स्प्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो ऐसी बातों पर आप क्या कहेंगे? ये वैक्सीनेशन देते समय भी ये एजुकेशनल कैंपेन भी सरकार ने काफी चलाया कि ये जो वैक्सीन हैं कोविड की, ये स्टेरिलाइजिंग इम्यूनिटी नहीं देती, यानी कि ये आपको इन्फेक्ट होने से नहीं बचाती, केवल सीरियस डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाती हैं। ना ही ये बचाती हैं आप किसी और को आप फैलाएंगे, ये इससे भी बचाव नहीं करती हैं। तो अगर इन्फेक्ट हुए तो आप फैला भी सकते हैं, इन्फेक्ट भी हो सकते हैं और फैला भी सकते हैं, लेकिन सीरियस डिजीज नहीं हो सकती। इसीलिए बार बार ये स्ट्रेस किया जा रहा है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मत छोड़िए। अभी फिलहाल जैसे सर्च चल रहा है बहुत ज्यादा, तो एक तो जैसे हम मार्केट्स में देख रहे हैं बहुत क्राउडिंग हो रही है, तो इतना क्राउडिंग वाली जो सिचुएशन है उसे बिल्कुल अवॉइड करिए। और दूसरी चीज, मास्क अपना हमेशा ऑन रखिए। अगर घर में भी आपके कोई आया है जिसको आपके बारे मतलब जिसे आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं कि उसका वैक्सीनेशन स्टेटस या उसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक भी स्प्रेड कर सकता है, तो उस वक्त भी मास्क लगा के रखिए। और जहां तक ये विश्वास है कि मैं बिल्कुल प्रोटेक्टेड हूँ, सेफ हूँ, ये तो गलत है, क्योंकि स्टेरिलाइजिंग इम्यूनिटी जो बचाती है इन्फेक्ट होने से, वो केवल स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में थी, एचपीवी वैक्सीन में है, इन वैक्सीन में नहीं है। कुछ हद तक mRNA वैक्सीन जो है, जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, उनमें है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ये वाली जो वैक्सीन है, इनमें सीरियस डिजीज डेथ
से बचाव होगा। तो इसलिए इन्फेक्शन भी हो सकता है, ट्रांसमिशन भी हो सकता है। इनसे बचने के लिए, इनसे करने के लिए आपको हमेशा अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, यानी कि मास्क लगाए रखना है। और ठीक है। बाकी भी जो भी प्रिकॉशंस हैं, सैनिटाइज करना, जो भी प्रिकॉशंस अब तक तो शायद लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। भीड़ भरी जगह से बचना है, अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है, लोगों से 6 गज की दूरी बनाए रखनी है। ये सब प्रिकॉशंस अभी भी फॉलो करने की जरूरत है। अच्छा, जैसे आपने बात कही कि अभी जो ज़्यादातर केसेस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी लक्षण जिनमें नहीं उस तरह के दिखाई दे रहे हैं। मैं समझना चाहूँगी थोड़ा कि जिनमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी है? क्या वो भी स्प्रेड कर सकते हैं? या मान लीजिए टेस्ट के बाद कोविड पॉजिटिव निकलते हैं वो, तो किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए? एक एसिम्प्टोमेटिक को तो वैसे टेस्ट तभी कराया, अभी तो गाइडलाइन है कि टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है अगर वो कॉन्टैक्ट भी है। लेकिन जहाँ तक अगर एसिम्प्टोमेटिक कोई है और उसको ये पता है कि मैं किसी से कॉन्टैक्ट में आया हूँ, तो उसे अपने आप ही सावधानी बरतनी है कि वो 5 दिन तक अपना पूरा मास्क, स्पेसिफिकली N95 मास्क पहन के और अपने आप को लोगों से दूर रख के ही प्रेफरेबली वर्क फ्रॉम होम या आइसोलेशन में रहे और 5 दिन एटलीस्ट किसी से मिलने जुलने की कोशिश ना करे। तो लेकिन ये कॉन्टैक्ट अगर हुआ है और बाकी अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है तो उसे ये पता लगना कि मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ, ये मुश्किल है। इसीलिए जो जनरल प्रिकॉशन कही जा रही है कि सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, कि सभी को मास्क रखना है, सभी को दूरी बनाए रखनी है और सभी को अपने आप को सैनिटाइज करना है समय समय पर। ठीक है। उसका कारण यही है कि जो एसिम्प्टोमेटिक है, अगर तो कॉन्टैक्ट में आया है किसी के पॉजिटिव के, तब तो उसको पता है कि शायद मैं कैरियर हो सकता हूँ। लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक वैसे ही है, उसे पता भी नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी नहीं उसको मालूम है, या उसे पता नहीं है कि वो किसी के कॉन्टैक्ट में आया, क्योंकि इतना वाइड स्प्रेड हो चुकी है बीमारी। तो ऐसे में कोई प्रोटेक्शन स्पेसिफिक नहीं हो सकता ना। ठीक और है। जो बिल्कुल बीमार हो गया है, जिसे सिम्टम आ गए हैं, उसे तो स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में रहना ही है। इस बार आइसोलेशन भी कम दिनों के लिए है, अबाउट ओनली 7 डेज है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइड। हाँ, और डॉक्टर नंदी शर्मा, हर बार हमने देखा जो फर्स्ट वेव हो फिर सेकेंड वेव हो, जो लक्षण रहे, जो सिम्टम्स रहे, वो हर एक में अलग अलग नजर आए। किसी की बॉडी में पेन होना, किसी को हम एक तरह से कहें कि पेन नहीं होता था, किसी को फीवर ज़्यादा, किसी के स्मेल चली जाना, टेस्ट चले जाना। इस बार अब क्या लक्षणों को लेकर भी कोई और ऐसी बातें हैं जो आप बताना चाहेंगी? किस तरह के लक्षण दिख सकते हैं? इस पर ही लक्षण जो हैं वो बिल्कुल खांसी जुकाम वाले हैं। अच्छा। क्योंकि इस वायरस के बारे में जो पता लगा, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जो भी स्टडीज हुई हैं, साउथ अफ्रीका से हमें काफ़ी जानकारी मिली है और बाकी जगह भी जहाँ भी टेस्ट किए गए हैं, वहाँ ये पता लगा कि फेफड़े में जाके रेप्लिकेट नहीं कर रहा, फेफड़े में जाके नहीं अपना बढ़ रहा, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, जैसे डेल्टा वाला करता था या अल्फा वाला करता था। तो इसलिए इसके सिम्टम जो ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऊपर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही सीमित हैं ज़्यादातर अभी, क्योंकि बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2 महीने हुए हैं अभी तो, और डेटा आना बहुत ज़्यादा बाकी है। जब तक डेटा पूरा नहीं होता, एनालिसिस नहीं हो सकता। लेकिन अभी इसके लक्षण जो है वो खांसी जुकाम वाले हैं। खांसी जुकाम हो रहा है, लोगों को बुखार हो रहा है, टेस्ट और स्मेल लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा। 2 नए सिम्टम्स बहुत रेयरली रिपोर्ट किए हैं, नोजिया और वॉमिटिंग, उल्टी का आना और नोजिया होना। लेकिन वो भी अभी हमारी जो अपनी यहाँ की स्टडी है उसमें तो किसी को नहीं आए ऐसे सिम्टम। लेकिन गले में जैसे स्क्रैची थ्रोट जिसे कहते हैं ना, खराश सी होती है गले में, वो हो रही है, बुखार हो रहा है और जुकाम हो रहा है, जैसे रनिंग नोज भी हो रहा है, और सिम्टम्स काफ़ी क्लोज हैं कॉमन कोल्ड के। इसीलिए कह रहे हैं कि जिसे भी कॉमन कोल्ड है वो सस्पेक्ट है ओमिक्रॉन का, तो उसे आइसोलेट कर दें। नहीं भी सीवियर सिम्टम्स होते हैं, अपना ऑक्सीजन मॉनिटरिंग करें और टेम्परेचर देखते रहें, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें, तो उससे लक्षण अभी तक काफ़ी इसके जो हैं मतलब इतने वैसे नहीं आए हैं जैसे डेल्टा एंड उसमें आए हैं, जब वो फेफड़े में पहुंच के जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो अभी तक ऐसा ज़्यादा देखने में नहीं मिला है, पर सेंस ऑफ लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट नहीं है इसमें, अभी तक रिपोर्टेड नहीं है अभी तक। ठीक है। और डॉक्टर नंदी शर्मा, अब कहा जा रहा है कि हमें कोविड के साथ जीना सीखना होगा, और अभी जैसे आपने भी बताया कि अभी इस दौर में उस तरह के कुछ मेजर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, हल्की खांसी जुकाम की शिकायतें ज़्यादा हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन का भी नया दौर शुरू हो गया है। जो 15 से 18 साल तक के किशोर हैं उनको वैक्सीन लग रही है, और साथ ही जिनको बूस्टर डोज भी लग रही है, जिन्हें पहले दौर में वैक्सीन लगी थी। लेकिन अभी भी क्या लोगों के मन में
वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर थोड़ा भ्रम है और खासकर अपने बच्चों को लगवाने को लेकर क्या कोई शंकाएं अभी भी हैं? अगर हैं तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर? जिस तरह से रिस्पांस आया है पूरे देश में और दिल्ली में, तो लग रहा है कि काफी लोग तो इसके साथ सहमत हैं कि बच्चों को देनी ही है वैक्सीन। बच्चे खुद भी बड़े एंथुसियास्टिक हैं, टीनेजर्स। लेकिन हाँ, शंकाएं तो होती ही हैं मन में। अभी हमारे कई हेल्थ वर्कर्स ने भी फर्स्ट डोज तब लगवाई जब फोर्स किया गया। तो जो शंका होती है, देखिए मिस इन्फॉर्मेशन बहुत रही है इस पूरे एपिडेमिक में, पैंडेमिक में, इन्फोडेमिक भी जिसे कहा गया है, कि इतना इन्फॉर्मेशन आई है जो कि न जाने कहाँ से लोग निकाल के ला रहे हैं बिना रिसर्च से बैक्ड। तो जो बच्चों को लगवाने के लिए, देखिए जो एनटैगी एंड ये हमारी एपेक्स बॉडीज हैं, ये बहुत रिसर्च और बहुत सब चीज़ों को देखने के बाद ही ऐसी परमिशन देती हैं, स्पेशली बच्चों में। तो अगर, और कोवैक्सीन जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं वो बहुत सेफ है। वो एक बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, किल्ड वायरस वाला, जिसे हम बहुत सालों से बहुत सारी वैक्सीन में यूज करते रहे हैं। हाँ। ये बिल्कुल सेफ है, ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है। और क्योंकि अभी नॉर्मल लाइफ तो लानी है हमें वापस, स्कूल भी खोलने पड़ेंगे, सारा काम भी वापस आएगा। इसलिए जो ये पॉपुलेशन है हमारी एडोलेसेंट्स की, इनको अगर वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो लाइफ नॉर्मलसी में नहीं आ सकती, और रहना तो पड़ेगा हमें कोविड के साथ। इसकी म्यूटेशंस तो होती रहेंगी। अब 1918 का जो स्पेनिश फ्लू है, वो अभी भी हमारे पास वो वायरस है हमारे बीच में, लेकिन वो बहुत म्यूटेटेड ऐसी फॉर्म में है कि वो बिल्कुल ऑर्डिनरी माइनर कोल्ड वाले सिम्टम देता है। उसका भी ट्रांजिशन कुछ ऐसे हुआ होगा। तो इसी तरह, लेकिन उस समय हमारे पास कोई मीन्स नहीं थे ये देखने के लिए कि ट्रांजिशन हो रहा है। अब हम ये हिस्ट्री को देख रहे हैं, बन रही है हमारे सामने, और आई एम श्योर जब डॉक्यूमेंट होगी तो हमें एग्जैक्टली पता लगेगा कि कौन सी स्ट्रेन आई जो कम विरुलेंट थी, कैसे हुई। लेकिन फिलहाल हमें जो करना है, प्रोटेक्शन वैक्सीन के तौर पे है हमारे पास, जो पहले नहीं थे किसी के पास। पहले जब आते थे पैंडेमिक्स तो नहीं होती थी। अभी रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन बनी है, इसकी सेफ्टी पे शक नहीं करने की जरूरत है, और इसे लगवाना आवश्यक है। तो पेरेंट्स को ये देखना है क्योंकि बच्चों की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो सिर्फ घर में बैठ के स्टडी फ्रॉम होम से नहीं हो सकती, खासकर टीनेजर्स की। इसलिए उनका अपने स्कूल्स में जाना वापस बहुत जरूरी है, सोशल लाइफ लीड करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, यही सलाह देंगे हम सब माँ बाप को। बिल्कुल बिल्कुल, यानी अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और अब बूस्टर डोज जो है उसका भी दौर चल रहा है, अपनी बारी आने पर जरूर बूस्टर डोज भी लगवाएं, और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे ज़रूर अपनाएं। डॉक्टर नंदिनी शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कोविड से जुड़ी जो तमाम बातें हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। और यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं 27वें विश्व योग महोत्सव 2022 के दौरान बच्चों के योग प्रदर्शन की एक झलक। आप बने रहिए हमारे साथ, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास भी। औद्योगिक स्तर यानी 19वीं सदी की तुलना में धरती के तापमान में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। वातावरण में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 50% तक की वृद्धि का अनुमान। समुद्री जल स्तर में 20 सेंटीमीटर का उछाल। नहीं संभले तो खतरा बड़ा भी है और गंभीर भी। जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यता के अस्तित्व पर एक बड़ा संकट है, जिसको लेकर पूरा विश्व आज चिंतित है। ये नदियां की कलकल, ये मौसम की हलचल कुछ कहना चाहती है हमसे, ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है। हम पर्यावरण के लिए सबसे ईमानदार देश हैं, पर हम अपने देश के विकास के लिए किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे। देखना ना भूलिए संसद संवाद, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ संसद टीवी पर।
हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 7 जनवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 7 जनवरी वर्ष 1968 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा सर्वेयर 7 लॉन्च किया गया। यह एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान था जिसे चंद्रमा की सतह का पता लगाने के लिए भेजा गया। यह नासा के सर्वेयर प्रोग्राम का आखिरी चंद्र लैंडर था। सर्वेयर श्रृंखला में नासा द्वारा जून 1966 से जनवरी 1968 तक चंद्रमा की सतह पर 7 रोबोटिक अंतरिक्षयान भेजे गए। इसका प्राथमिक लक्ष्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को प्रदर्शित करना था। सर्वेयर क्राफ्ट पहला अमेरिकी अंतरिक्षयान था जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की। इस रोबोटिक अंतरिक्षयान द्वारा लगभग 21,091 चित्र पृथ्वी पर भेजे गए। 7 जनवरी वर्ष 1990 में लीनिंग टावर ऑफ पीसा को पहली बार दर्शकों के लिए बंद किया गया। यह इटली के पीसा शहर में निर्मित 8 मंजिला इमारत है। पिछले 800 सालों में पहली बार झुकी हुई मीनार को इस आशंका के तहत बंद किया गया कि यह कभी भी गिर सकती है। पिछले 100 सालों के भीतर टावर के शिखर पर स्थित घंटाघर 9.6 इंच खिसक गया था। पीसा की मीनार का निर्माण कार्य वर्ष 1173 में शुरू हुआ और लगभग 200 साल में पूरा हुआ। 11 साल तक बंद रहने के बाद वर्ष 2001 में इसे फिर से दर्शकों के लिए खोल दिया गया। और इतिहास के पन्नों के बाद अब हम बात करेंगे फाइनेंस ज्ञान की और हम फाइनेंस ज्ञान के अपने सेगमेंट में फाइनेंस में निवेश से जुड़ी हुई और बाजार में निवेश हर कोई करना चाहता है लेकिन इसकी बारीकियों को लेकर लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती। आखिर बाजार में निवेश के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये जानने के लिए हम चलते हैं इकोनॉमिस्ट और लेखक विनायक सप्रे के पास। व्यक्ति अपने पैसे के साथ किस तरह से व्यवहार करे, निवेशक अपने पैसे के साथ किस तरह से व्यवहार करे, ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि उन गलतियों को कम किया जा सके और एक अच्छे निवेशक बना जा सके। ऐसी एक गलती है भेड़ चाल का पालन। तो कबीर साहब का ये दोहा बहुत अच्छी बात कहता है। कबीर साहब कहते हैं कि मूड़ मुड़ाए हरी मिले हर कोई लेव मुड़ाए। मूड़ मुड़ाए हरी मिले हर कोई लेव मुड़ाए, बार बार के मूड से भेड़ न बैकुंठ जाए। यानी कि अगर बाल मुड़ाने से ही भगवान मिल जाते हो तो हर किसी को बाल मुड़ा लेने चाहिए, लेकिन क्या वो भेड़ जिसके हर साल बाल मुड़ाए जाते हैं उसको बैकुंठ प्राप्त होता है? तो उसका उत्तर है नहीं। इसी प्रकार निवेश के मामले में भी, जिसको कि हम कहते हैं पर्सनल फाइनेंस, कि ये काफ़ी व्यक्तिगत है, तो किसी की देखा देखी करने के बजाय अपने निवेश के उद्देश्यों को ध्यान में रखें और उस हिसाब से ही निवेश करें। और फाइनेंस ज्ञान के इस टिप के साथ अब वक्त चला है आपसे इजाजत लेने का और जाते जाते आपको छोड़कर जाएंगे आज के कलाकार की प्रस्तुति के साथ। हाल ही में आयोजित हुए तानसेन समारोह में प्रसिद्ध तबला वादक पंडित सुरेश तलवलकर की मनमोहक प्रस्तुति की झलक आप देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।